गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से हमारे सेशन को आगे लेकर चलेंगे। तो आप सारे लोग ध्यान दो। लास्ट सेशन की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने देखा था, ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, जिसका मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई हमारे कंट्री ने टीबी फ्री का जो लक्ष्य रखा है वो अगर आप लोग देखोगे वो लक्ष्य रखा है 2025। वहीं पर डब्ल्यूएचओ ने जो टीबी फ्री का जो लक्ष्य रखा है वो 2030 रखा है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किया था आप लोगों से। जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमने अगली जो बीमारी पढ़ी थी वो हमने टाइफाइड पढ़ी थी। और टाइफाइड मैंने आप लोगों को कहा था कि जो टाइफाइड डिजीज है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रभावित करती है। जो आप लोग देखोगे कि सर स्टूडेंट को इसका नाम क्या है, इसको टाइफाइड बोलते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं, आंत्र ज्वर, मोती जरा, ये सारे इसके नाम है। ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि सल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम है। दूषित भोजन और जल, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि दूषित भोजन और जल से ये जो है पूरा की पूरा आप लोग देखोगे कि फैलता है। प्रभावित अंग अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो छोटी आंत, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि स्मॉल एंटेस्टाइन जो है उसको ये प्रभावित करता है, आंतों में छाले हो जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो बुखार आता है, मैंने आपको कहा है, भूख नहीं लगती, आंतों में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। तो ये सारी समस्याएं मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर जो ठोस गंदगी है उससे भी इसका टेस्ट होता है, और एक विडॉल जो टेस्ट है ये भी होता है। फिर मैंने आपको पूरा ये बताने की कोशिश की। जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो आगे बढ़कर हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज ये देखी कि भाई जो हैजा है, जो कोलेरा है, उसके बैक्टीरिया का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो विब्रियो कोलेरी है। वहीं पर ये जो फैलता है, ये फैलता कैसे है? कंटेमिनेटेड जो है कि आप लोग देखोगे फूड एंड वाटर से, दूषित भोजन और जल से फैलता है। इसके सिम्टम्स अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो भाई जो है कि डायरिया हो गया, उल्टी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, निर्जलीकरण हो गया, ये सारे इसके सिम्टम्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं हैजा के। बड़ी खतरनाक बीमारी है। ओआरएस इसके अंदर देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन जो है भैया सॉल्यूशन दिया जाता है। इसके सिम्टम्स जो सीवियर है, मांसपेशियों में अकड़न, हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर लो होना, वोमिटिंग होना, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो हमने कोलेरा के अंदर पढ़ा था। कोलेरा के बाद में हमने एक और जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी निमोनिया देखी। निमोनिया मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होती है, लेकिन ज्यादा ये जो आपको देखने को मिलेगी ना वो आपको यहाँ पर निमोनिया से देखने को मिलेगी। अगर बैक्टीरिया की बात करें, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो है सर इसके बैक्टीरिया का नाम है। ये फैलता कैसे है? पानी की बूंद से ये फैलता है। प्रभावित अंग अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो लंग्स है, फेफड़ा जो है सर ये आप लोग देखोगे इसको प्रभावित करता है। ये आप लोग याद रखना। क्वेश्चंस जो है ना वो इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे कि भाई इसके बैक्टीरिया का नाम बता दो, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, फैलता कैसे है? पानी की बूंद से। किसको प्रभावित करता है? हमारे जो है भैया लंग्स को प्रभावित करता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे निमोनिया जो हमारे फेफड़े में जो आप लोग देखो करोड़ों छिद्र हैं, इन करोड़ों छिद्र में जो सबसे छोटी जो इकाई होती है, एक छिद्र जो होता है उसको एल्वियोली कहते हैं। ये सीधा सीधा एल्वियोली को जाकर इफेक्ट करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर लॉक एंड जॉ डिजीज की अगर हम लोग बात करें, टिटनस की अगर हम लोग बात करें तो टिटनस बैक्टीरिया से होती है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी इसके बैक्टीरिया का नाम है। ये फैलता जो है मिट्टी और आप लोग देखोगे कि सर धातु से फैल जाता है। प्रभावित अंग अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मांसपेशियां हो गई, हमारा जबड़ा हो गया, ये जो है सर इसको क्या करता है? प्रभावित करता है। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखना। जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर अगर आप लोग जो है कि सर वैक्सीन की अगर आप लोग बात करोगे, डीपीटी की अगर हम लोग बात करें तो डिप्थीरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया, टिटनस हो गया, ये तीन बीमारियों का एक साथ इसका वैक्सीन लगता है। आप लोग याद रखना, 6 सप्ताह में पहला डोज, 10वें सप्ताह में दूसरा डोज, और उसके बाद में आप लोग देखोगे 14वें सप्ताह में तीसरा डोज, उसके बाद 16 से 24 वीक में चौथा डोज, और पांचवा डोज जो है जब 5 साल के हो जाते हैं तब लगता है। तो ये मैंने आपको डीपीटी के बारे में बताया कि ट्रिपल वैक्सीन है। ट्रिपल वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया, ये कंबाइन जो है भैया हमारा वैक्सीन है, जिसको हम जो है भैया डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस डीपीटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। फिर हम लोग जब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अगली बीमारी पर आएंगे टिटनस के बाद में, और अगली बीमारी जो है लिप्रेसी, इस पर हम लोग पूरा की पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अब आप लोग सारे के सारे यहाँ पर ध्यान देना। अगर लिप्रेसी की बात करें, कुष्ठ रोग की बात करें, तो ये क्या होता है, किससे होता है, और एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, ये भी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो लिप्रेसी। इसको कई बार हम लोग हमारी साधारण सी बोलचाल में, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इसको साधारण सी बोलचाल में हम लोग कोढ़ भी बोल देते हैं। कोढ़ के नाम से भी जानते हैं इसको। तो आप लोग इस बात को याद रखना, साधारण सी बोलचाल में इसको हम लोग कोढ़ बोलते हैं।
अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि सर लिप्रेसी या कुष्ठ रोग की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आपसे पूछा जाएगा इसके बैक्टीरिया का नाम, कि सर ये भी जो है ना, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और अगर आप लोग देखोगे इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रखना, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लिप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लिप्री जो है सर इसके बैक्टीरिया का नाम है, तो आप लोग याद रखना माइकोबैक्टीरियम लिप्री जो है इसके बैक्टीरिया का नाम है। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम लिप्री, माइकोबैक्टीरियम लिप्री के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रखना। उसके बाद अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर एक और चीज देखना, माइकोबैक्टीरियम लिप्री जो है सर इसके बैक्टीरिया का नाम है। प्रभावित अंग अगर आपसे पूछा जाए किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित अंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखना ये प्रभावित करता है स्किन, हिंदी में हम लोग कहेंगे त्वचा, त्वचा को प्रभावित करता है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसको कोड भी कह देते हैं हम लोग, इसको हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। जो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, इसमें क्या होता है, इसमें जो आप लोग देखने की कोशिश करोगे, स्किन के ऊपर जो है कि रेशेस आने लगते हैं, और वो रेशेस धीरे 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 वो जो है बहुत ज़्यादा, कई बार तो इसमें घाव तक हो जाते हैं। इसमें जो ऐसे लगता है कि घाव हो चुके हैं, कई बार हमारी स्किन जो है वो गलने लगती है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी फैलती कैसे है, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लिप्रेसी है, जो आप लोग देखोगे कि जो कोड है, ये फैलती कैसे है, तो ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। ये जो बीमारी है ना, ये अगर आपसे पूछा जाए कैसे फैलती है, स्प्रेड कैसे होती है, तो आप लोग याद रखना ये हवा से फैलने वाली बीमारी है। एयर से फैलने वाली जो है ये बीमारी है, हवा से फैलने वाली बीमारी है। ये आप लोग सारे लोग इस बात को याद रखना। और हवा से फैलने वाली बीमारी मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि जो हवा से फैलने वाली बीमारी है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि अगली जो हम बीमारी पर आते हैं उसका नाम है डिप्थीरिया। इसको हिंदी में भी हम लोग डिप्थीरिया के नाम से ही जानते हैं। और डिप्थीरिया है, इसको हम लोग गलघोटू भी बोलते हैं, गलघोटू के नाम से भी इसे जाना जाता है, गलघोटू भी बोलते हैं। साथ ही साथ आप लोग इसको देखो, इसको रोहिणी भी बोलते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं। इसको डिप्थीरिया कहें, इसको आप लोग देखोगे कि गलघोटू कहें, या फिर इसको आप लोग देखोगे कि रोहिणी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी जो है किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये भी बैक्टीरिया से होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो डिप्थीरिया है, इसके बैक्टीरिया का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस बैक्टीरिया के कारण हमें ये डिजीज होती है, तो आप लोग यहां पर याद रखना कॉर्नी माइकोबैक्टीरियम, कॉर्नी माइकोबैक्टीरियम, कॉर्नी माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, हिंदी में भी आप लोग याद रखना, इसको यही बोलेंगे कॉर्नी, कॉर्नी माइकोबैक्टीरिया, कॉर्नी माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम से इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी माइकोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर ये जो है ये किसको प्रभावित करता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो है प्रभावित किसको करता है, प्रभावित अंग, अफेक्टेड ऑर्गन अगर आपसे पूछा जाए, तो ये हमारे गले को अफेक्टेड करता है। आप लोग याद रखना ये हमारे नेक को अफेक्टेड करता है, ये हमारे गले को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। हाँ, और बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी, कह रहे हैं सर ये भी हवा से फैलता है। बिल्कुल प्रदीप जी, ये भी अगर आप लोग देखोगे ना हवा से फैलता है, ठीक है। पूजा जी पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना कॉर्नी माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है गले को प्रभावित करता है, हमारे नेक को। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर ये गले को प्रभावित करता है,
एक और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो गले को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ साथ आप लोग एक और चीज यहाँ पर याद रखना कि ये हमारे गले को प्रभावित करता है। दूसरा, स्प्रेड आप लोगों ने कहा कि सर ये फैलता कैसे है, ये जो बीमारी है डिप्थीरिया जो बीमारी है ये फैलती कैसे है। तो ये बीमारी जो फैलती है ना, ये बैक्टीरिया जो फैलता है वो हवा से फैलता है, एयर से। और आप सभी लोग जानते हैं कि वायु से फैलने वाली सारी बीमारियां जो है वो क्या है, खतरनाक है। हवा से फैलने वाली बीमारी सबसे ज़्यादा ये बच्चों को प्रभावित करता है। करता क्या है, आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझना कि ये जो अगर आप लोग देखोगे, हाँ बिल्कुल, लिप्रेसी अगर तनु जी किसी को अगर है और उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो हमें भी कुष्ठ रोग हो सकता है, कोढ़ हो सकता है, संक्रामक बीमारी है। उनका बैक्टीरिया हवा से हमारी स्किन पर आ सकता है, हमें भी आप लोग देखोगे हमारे शरीर के अंदर जा सकता है और प्रवेश करके हमारी स्किन को सीधा सीधा इफेक्ट कर सकता है। तो ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखना, ये आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की मैंने। डीपीटी का टीका संजू हमने अभी देखा, डीपीटी का जो टीका है ना, डीपीटी का टीका मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो डीपीटी का वैक्सीन है, ये वैक्सीन इसमें भी लगता है। अगर आप लोग देखोगे डिप्थीरिया में भी जो है वैक्सीन, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें जो डिप्थीरिया बीमारी है इसमें भी जो टीका है वो कौन सा लगता है, तो मैंने आपको जो बताया है लास्ट सेशन के अंदर पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है कि भाई जो डीपीटी है, ये जो वैक्सीन है, ये एक साथ 3 बीमारियों का वैक्सीन लगता है। डी से डिप्थीरिया है, पी से पर्टूसिस है और टी से आप लोग देखोगे टिटनस है। 3 बीमारियों का एक साथ ये ट्रिपल वैक्सीन लगता है। इसके डोज 5 लगते हैं। एक आप लोग देखोगे कि भाई जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, दूसरा जब 10 सप्ताह का होता है, तीसरा 14 सप्ताह का, चौथा जो वैक्सीन लगता है वो 16 से जब 24 वीक का बच्चा होता है और फिर 5 साल का जब हो जाता है तब इसका 5वां डोज लगता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बिल्कुल, पानी के कारण भी जो बीमारियां होती है ये हम लोग हवा से देख रहे हैं, पानी के कारण मैंने आपको बताई, पानी से बीमारी टाइफाइड मैंने आपको बताई जो दूषित जल से होती है। फिर हमने जो है पानी से आप लोग देखोगे कि भैया हैजा कोलेरा देखा, वो भी पानी से होती है बीमारी। लिप्रेसी का ट्रीटमेंट है लेकिन बहुत लंबा। देखो स्किन डिजीज जो है ना, स्किन डिजीज हो तो जाती है लेकिन इसकी रिकवरी बहुत आप लोग देखोगे क्या है, आप लोग देखोगे स्लो है। स्किन डिजीज की रिकवरी बहुत स्लो है। डॉक्टर एक लंबे समय तक इसकी मेडिसिन चलाते हैं, जब जाकर ये बीमारी क्या होती है, ठीक होती है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर हमने डिप्थीरिया के बारे में देखा कि गले को प्रभावित करता है कैसे। हमारा जो गला है ना, इस गले के अंदर एक झिल्ली बनने लगती है। गले में अगर आप लोग देखोगे तो गले में झिल्ली बनने लगती है और गले में जब झिल्ली बनने लगती है तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। गले के अंदर एक झिल्ली बनने लगती है, डिप्थीरिया का बैक्टीरिया हमारे गले में एक झिल्ली बना देता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके सिम्टम्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखो गला जो है, मैंने आपको बोला इसके अंदर जब झिल्ली बन जाएगी तो आप लोग देखोगे गले का आकार जो है बड़ा हो जाएगा, बुल नेक हो जाएगा, बड़ा गला हो जाएगा। ग्रे म्यूकस हमारे अंदर जो है, म्यूकस जो है बाहर। फीवर तो भाई कॉमन है ही, बुखार तो बहुत तेज आएगा ही आएगा। और यहाँ पर आप लोग देखोगे सांस लेने में समस्या आएगी, तकलीफ होगी। और बॉडी से आप लोग देखो कि भैया यहाँ पर जो है इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम आएगी, लाल लाल जो आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको रेशेस वगैरह जो है बॉडी के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है सीधा गले को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। देखो पूजा जी पूछ रहे हैं कि सर हम लगातार 6-6 घंटे जो है वो हेडफोन लगा के रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो मेरी बात सुनो, आप क्या करिए कि जब आप लोग जो हैं कि कोशिश ये करिए कि भाई जब अब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो ब्रेक ले लिया करिए। 50 मिनट की आपने क्लास ले ली, अब 10 मिनट आपको कुछ नहीं करना है। 10 मिनट आपके एयरबड है जो उनको जो अगर आप लगा के बैठे हैं, हेडफोन लगा के बैठे हैं, उसको निकाल दीजिए, उसको निकाल के रख दीजिए क्योंकि अब आपके थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। 10-15 मिनट रेस्ट दिया फिर वापस से शुरू हो जाइए। तो ब्रेक जरूरी है, आंखों को भी ब्रेक दे दो और आप लोग देखो कि आपके ईयर्स को भी लगातार मत रखो, थोड़ा सा ब्रेक 10-15 मिनट का ब्रेक दे दो जो बीच में क्लासेस के होता है। कई बार क्लासेस बहुत काफ़ी लेट भी होती हैं तो ऐसा लगातार जो है 6 घंटे तक आप एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि आपको ब्रेक भी करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लो ताकि आंखों को और कानों को आपको क्या मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। नहीं, वीक में ही रितु जी, वीक में ही पूछा जाता है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया है, गवर्नमेंट ने जो हमें डेटा दिया है वो वीक के अकॉर्डिंग ही दिया है कि इतने वीक में इतने वीक में इतने वीक में इसको लगाना है। तो गवर्नमेंट ने वीक में ही हमें डेटा दिया, उसके अनुसार ही हम लोगों ने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। तो ये डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया के बाद में अब अगली जो बीमारी है उसका नाम है गोनेरिया। और जो गोनेरिया है ना, ये भी अगर आप लोग देखोगे तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग गोनेरिया बोलते हैं। गोनेरिया। और अगर बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसके बैक्टीरिया का नाम है गोनेरी। तो आप लोग याद रखना इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो है गोनेरी। तो गोनेरी आप लोग याद रखना इसके बैक्टीरिया का नाम है, कि जो इसके बैक्टीरिया का नाम है वो है गोनेरी। अगर बात करें सर ये जो है किसको प्रभावित करता है, प्रभावित अंग अगर आपसे पूछा रहा है कि किसको प्रभावित करता है, तो आप लोग याद रखना ये प्रभावित करता है सेक्सुअल ऑर्गन को। सेक्सुअल ऑर्गन हिंदी में हम लोग कहेंगे लैंगिक अंग। तो जो लैंगिक अंग होते हैं, इन लैंगिक अंग को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आप लोग यहां पर एक बात याद रखना, सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि जो गोनेरा है, गोनेरिया जो है ये अगर आप लोग देखोगे सर एक प्रकार का बैक्टीरिया जीवाणु है जिसका नाम गोनेरी है। और अगर आप लोग देखोगे प्रभावित जो अंग है वो किसको करता है, तो ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को प्रभावित करता है। अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जब बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सेक्सुअल ऑर्गन को इफेक्ट करता है, साथ ही साथ आप लोग देखोगे ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। मतलब इसके जो सिम्टम्स देखे जाते हैं ना वो क्या देखे जाते हैं, सिम्टम्स ये देखे जाते हैं कि जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है उनको ये ठीक से काम नहीं करने देता है, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। ये क्या कॉज कर सकता है, तो आप लोग याद रखना ये इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है सर, तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनफर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें हिंदी में हम लोग कहेंगे बांझपन। बांझपन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोग सारे यहाँ पर ध्यान देना, इनफर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो जनरेशन का आगे नहीं बढ़ पाना। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, सिंपल शब्दों में आप लोग समझने का प्रयास करना, कि जब अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे आप लोग देखो हमारे दादाजी, फिर पिताजी, फिर उनकी संतान, तो ये पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। अब क्या हो कि जो पेरेंट्स हैं उनकी संतान ही ना हो, अब ये किसी की वजह से भी हो सकता है। मेल के जो आप लोग देखो जो लैंगिक अंग है उनमें डिफेक्ट आ सकता है, या फिर जो फीमेल है उनके लैंगिक अंग जो है वो खराब हो सकते हैं। तो मेल के लैंगिक अंग खराब हो जाए, फीमेल के लैंगिक अंग खराब हो जाए, इसमें समस्या आ सकती है। और जब इनमें समस्या आ सकती है तो आप लोग देखोगे कि ये सीधा सीधा जो है ना ये किसको इफेक्ट करता है, तो मैं यहाँ पर लैंगिक अंग में लिख देता हूँ कि सर मेल में ये टेस्टिस को इफेक्ट करता है, टेस्टिस को हिंदी में हम लोग इसे वृषण कहेंगे। और फीमेल में ये इफेक्ट करता है ओवरी को। किसको इफेक्ट करता है, आंसर होगा ओवरी को, हिंदी में हम लोग कहेंगे अंडाशय को। तो ठीक से स्पर्म का ना बनना और ठीक से अंडे का ना बनना, ये बीमारी इसको प्रभावित करता है। ठीक से आप लोग देखोगे स्पर्म या फिर आप लोग देखोगे शुक्राणु का नहीं बनना, और अंडा आप लोग देखोगे एग सेल जो है यहाँ से इसका ठीक ठीक नहीं बन पाना, जो है अंडाणु जो है इनका ठीक ठीक नहीं बन पाना, जिसके कारण आप लोग देखोगे कि जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। हाँ, दोनों को देखो, जरूरी नहीं है कि गोनेरा केवल फीमेल को हो, ये मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है, दोनों को हो सकता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट तो है, सॉल्यूशन है। अगर इस बैक्टीरिया से हुआ तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए डॉक्टर जो है वो अलग अलग प्रकार की दवाइयां हमें बताते हैं। उन दवाइयों के सेवन से उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब गोनेरा के बाद में अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंगस के बारे में, कवक के बारे में। और फंगस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये बता दूं, आप लोग सारे के सारे यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, हमने संक्रामक बीमारियों को 4 कैटेगरी में बांटा था, कि भाई 4 कैटेगरी में बांटकर हम लोग संक्रामक बीमारियों को पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी होगी, तो पहली कैटेगरी होगी वायरस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फंगस और उसके बाद प्रोटोजोआ। तो 4 कैटेगरी में आप लोग देखोगे कि 4 कैटेगरी के अंदर हमने जो है इनको बांटा था। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताता हूं कि 4 कैटेगरी में हमने वायरस से होने वाली सारी बीमारियां पढ़ ली, हमने बैक्टीरिया से होने वाली सारी बीमारियां पढ़ ली। अब हम लोग फंगस से होने वाली सारी बीमारियां पढ़ेंगे कि फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती, क्या होता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसका उपाय जो है वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे हमें, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में एक चीज है, एनसीईआरटी में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी में मेडिसिन नहीं दिया।
अगर मेडिसिन दिया होता कि भाई हर बीमारी की दवाई का नाम दिया होता तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, आप लोग खुद ही जो है ना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते। इसीलिए ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि दवाई जब भी दी जाती है, मेडिसिन जब भी दी जाती है, तो देखा जाता है कि भाई व्यक्ति का वेट क्या है, हाइट क्या है, उसको और कौन सी बीमारी है, ये दवाई क्या उसको दूसरी बीमारी है उसका इफेक्ट तो नहीं करेगी, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, फिट है, उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसको शुगर तो नहीं है। ये सारी चीजों को देखने के बाद में डॉक्टर जो है वो अलग अलग प्रकार की दवाइयां जो है वो हमें क्या करता है, देता है। तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। हाँ जी। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो ये फैलता कैसा है। आप लोग देखोगे कि जो गोनेरा है, गोनेरिया की अगर हम लोग बात करें तो कैसे फैलता है, तो वो आप लोग देखोगे भाई जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके द्वारा ही ये क्या करता है, फैलता है। जो आप लोग देखोगे ओवरी और आप लोग देखो टेस्टिस हो गया, तो इनके द्वारा ही आप लोग देखो ये क्या कर जाता है, फैल जाता है। गोनेरा जो है ना, गोनेरा की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे फैलता है, ये यौन संबंध से फैलता है। जो यौन संबंध होते हैं उससे ये क्या कर सकता है, फैल सकता है। तो जो यौन संबंध है उससे डिजीज क्या कर जाती, फैल जाती है। ये स्प्रेड कैसे करता है, तो आप लोग देखोगे यौन संबंध से ये क्या कर सकता है, फैल सकता है। यौन संबंध से ये फैल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, यौन संबंध से फैल सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से फंगस पर आते हैं। कवक की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, जिसमें आप लोग देखो हम लोग दांत दराग खुजली इसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोग देखोगे इसको दांत दराग जो है खुजली हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का फंगस है। अब मैं आपको फंगस का सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। अब सारे लोग ध्यान से सुनना, फंगस का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है। फंगस का सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो आप लोग ठंड का समय अभी गया, तो आप जो है कि भाई दिसंबर जनवरी फरवरी का समय हो, और दिसंबर जनवरी फरवरी के समय में आप लोग एक चीज ये करिए कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि आप लोग एक रोटी को लीजिए और रोटी को 2-3 दिन के लिए जो है वो रख दीजिए। और जब आप लोग रोटी को 2-3 दिन के लिए रख दो कहीं पर, तो रोटी के ऊपर आप लोग देखना एक सफेद कलर की लेयर जम जाती है। और जब रोटी के ऊपर एक सफेद कलर की जो लेयर है ना वो जम जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम फंगस कहते हैं, उसी को हम फंगस के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। अब ये फंगस और क्या हो सकता है, बालों में अगर आपने डेंड्रफ देखा हो तो डेंड्रफ। अब ये फंगस जो जन्म लेता है ना, इसका जन्म लेने का जो मेन जो कॉज है, मेन जो रूट है, वो आप लोग यहाँ पर याद रखना। ये अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कि इसका जो मेन रूट है फंगस का, वो है नमी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ये जो है ना हमेशा नमी में जन्म लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फंगस जो है वो कहां पर जन्म लेता है, तो फंगस हमेशा नमी में जन्म लेगा। इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। अब फंगस के लिए एक रूट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आप लोग यहां पर देखना, ठीक है। अभी आ रहे हैं अपन दांत दराज जो खुजली है वो किसके कारण होता है, ये भी हम लोग देखेंगे, फंगस के कारण ही होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई ह्यूमिडिटी के कारण होता है। दूसरा आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई नमी के कारण फैलता है। एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए एक रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड। सर ये रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड, रूट का मतलब होता है जड़, ऐसा वर्ड जिससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो फंगस है इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे एक रूट वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या जाता है, माइको। अब इस माइको से एक शब्द बनेगा और वो क्या बनेगा, तो अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस अगर आपसे पूछा जाए, हिंदी में हम लोग कहेंगे कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए, स्टडी ऑफ फंगस अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप लोग यहां पर याद रखना स्टडी ऑफ फंगस जो है उसका जो हमारा जो होगा वो होगा माइकोलॉजी। वो क्या होगा, माइकोलॉजी। तो आप लोग यहां पर याद रखना ये होगा माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो फंगस है उसका अध्ययन जो है वो क्या कहलाएगा, हिंदी में भी इसको हम लोग माइकोलॉजी ही कहेंगे। माइकोलॉजी के नाम से ही जानेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। नहीं सचिन, कुछ नहीं होता उससे, कुछ कुछ नहीं होता, नेचुरल है वो, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर देखा कि सर अब उदाहरण देखते हैं हम लोग। इसके उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट है कि सर फंगस के उदाहरण क्या होंगे। तो देखो फंगस अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना कि बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, दोनों होते हैं। गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं।
अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात ये बताता हूँ कि सर गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे फंगस के। तो अच्छे फंगस के अगर हम लोग यहाँ पर उदाहरण देखें, सबसे पहला उदाहरण मैं आपके लिए यहां पर लिखूंगा यीस्ट। ईस्ट का नाम अगर आपने सुना हो, इसको हम लोग बोलते हैं खमीर। ये अच्छा है। खमीर के बाद में अगर आपने एक और नाम सुना हो, मशरूम। मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, फंगस है। हिंदी में भी इसे हम लोग मशरूम ही कहते हैं। तो आप लोग यहां पर एक बात याद रखना कि सर यहां पर मैंने उदाहरण आपके लिए खमीर बताया, उसके बाद में क्या बताया, मशरूम बताया। तो दोनों उदाहरण आप लोग याद रखना, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब आप लोग यहां पर देखोगे, चलो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। शुभम शर्मा, जो आप लोग इधर, आप लोग सारे क्या इधर ध्यान दो। फाइकोलॉजी जो है ना, वो एल्गी का अध्ययन है। फाइकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो वो एल्गी का अध्ययन है, शैवाल का, फंगस का नहीं। फाइकोलॉजी में शब्द, फाइकोलॉजी जो आप बोल रहे हैं ना कि फाइकोलॉजी, वो एल्गी का अध्ययन है, आगे अपन पढ़ेंगे। फाइकोलॉजी जो आप बोल रहे हैं ना, फाइकोलॉजी जो है वो अगर आप लोग देखोगे तो वो एल्गी का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, एल्गी का, शैवाल का। तो वो शैवाल का अध्ययन है, वो आप इधर देखो। अब आप लोग सारे के सारे, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं तो आप सारे लोग यहां पर ध्यान देना। भाई यहां पर हमने फंगस को देखा, फंगस नमी में उगते हैं। इसका रूट वर्ड मैंने आपको बताया माइको। फंगस का मैंने आपको अध्ययन बता दिया कि भाई माइकोलॉजी कहलाता है। उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया, खमीर हो गया, मशरूम हो गया। अब आप लोग यहां पर एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, किण्वन। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, किण्वन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हिंदी में हम लोग कहेंगे किण्वन। तो एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन। और किण्वन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, किण्वन जो है वो किससे करते हैं, तो किण्वन हमेशा हम लोग करते हैं ईस्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं खमीर से। खमीर के द्वारा हम लोग इसको जो है किण्वन की प्रोसेस करते हैं। किण्वन में क्या होता है आप लोग समझना, फर्मेंटेशन क्या होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, मशरूम हम लोग खाते भी हैं। ईस्ट जो है वो पाउडर वाला होता है। देखो कई बार हम लोग जो है, जैसे हमने जो है क्या किया, हमने अगर आप लोग देखोगे कि हमने जो आप लोग देखोगे कि सर जलेबी जो है, आप लोग देखोगे कि जलेबी जब हम बनाते हैं तो जलेबी का जो आटा होता है, अगर आप लोग देखोगे कि जलेबी का जो आटे की अगर हम लोग बात करें, वो हम लोग सड़ाते हैं। जलेबी को हम लोग, आटे को क्या करते हैं, पहले सड़ाते हैं, खराब करते हैं, तो उसमें खमीर मिलाते हैं। और जब खमीर मिलाते हैं तो उसको जब सड़ाते हैं, रखते हैं लंबे समय के लिए, तो वो जो प्रोसेस होती है खमीर, उसको जो सड़ाता है उसको हम लोग बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन का मतलब, जैसे एल्कोहल हम बनाते हैं, तो एल्कोहल बनाते समय भी आप लोग देखोगे कि एल्कोहल बनाते समय जिनका भी उपयोग करते हैं, अंगूर का, जिसका भी, जौ का, जो है कि भैया जौ का भी उपयोग करते हैं, बारले का भी उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग जब एल्कोहल बनाते हैं, महुआ जो है वो जब उपयोग करते हैं, महुए का भी करते हैं, तो जब एल्कोहल बनाने में हम लोग उसके अंदर भी खमीर डालते हैं। तो खमीर क्या करता है, फर्मेंटेट करता है, चीजों को सड़ाता है। और वो चीजें आप लोग देखोगे, जैसे अगर आप लोग देखो जलेबी बना दी, एल्कोहल बना दिया, तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस, और उसमें किसका उपयोग करते हैं, खमीर का करते हैं। ये आप लोग याद रखना। तो सब जगह बिल्कुल, एल्कोहल में भी। मशरूम को हम लोग खाते भी हैं। ये आप लोग देखोगे कि ऐसा अम्ब्रेला जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है मशरूम का, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ये अम्ब्रेला जैसा, और इसको हम लोग खाते भी हैं, इसका हम लोग सेवन भी करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब आप लोग यहाँ पर एक और चीज देखना, जो पहली एंटीबायोटिक है, जरा मुझे आप लोग सारे के सारे बताओ कि पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है। मैं आप लोगों से कमेंट में पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, इडली खाते हैं ना, उसमें भी खमीर होता है, इडली में खमीर होता है। फिर आप लोग देखो जलेबी में खमीर होता है। तो डोसा जो बनता है साउथ इंडिया में, डोसा जो बनता है उसमें भी खमीर डाला जाता है। तो साउथ इंडियन के तो मैक्सिमम जो खाने हैं ना, वो फ्लपी होते हैं। जब खमीर डालते हैं तो फ्लपी होते हैं, खाने थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो वो सॉफ्ट बनाने के लिए भी खमीर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नहीं कोई नुकसान नहीं, जलेबी खाने से कोई नुकसान नहीं। ईस्ट हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ईस्ट हमारी बॉडी के लिए खराब नहीं है। अब आप लोग सारे के सारे मुझे एक बार बताओ, पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है। पहली एंटीबायोटिक का नाम बताओ भाई सारे के सारे।
पहली एंटीबायोटिक का नाम आप लोग बताओ। चलो भाई, तो बहुत बढ़िया, आपके आंसर आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले देवकरण, श्रीकांत, उमेश, बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों ने यहाँ पर आंसर दिए हैं। यशवंत, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ ना, तो आप लोग सारे के सारे यहाँ पर देखना। फर्स्ट एंटीबायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक में आप लोग याद रखना, इसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन को बनाया किसने है, तो आप लोग यहां पर याद रखना, इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है अलेक्जेंडर। फर्स्ट एंटीबायोटिक को जो बनाने वाला है उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो पर्सन है जो आप लोग याद रखना, जिनने आप लोग देखोगे पहली क्या बनाई, पहली एंटीबायोटिक बनाई। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है ना सर, उनने सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई। एक और चीज आप लोग याद रखना, जो पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई है ना, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाई गई, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई है, इस एंटीबायोटिक की अगर हम लोग बात करें, जो पहली जो एंटीबायोटिक बनी है ये फंगस से बनी है। ये पहली जो एंटीबायोटिक है ना, ये फंगस से बनी है, कवक से बनी। खास बात ये है, तो आप लोग यहां पर याद रखना, एक कवक का इसमें उपयोग किया गया है। और अगर फंगस की बात करें, पहली एंटीबायोटिक में जो फंगस का इस्तेमाल किया गया वो किया गया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक क्या है सर, फंगस है, जिससे इसको जो है बनाया गया। एक और बात आप लोग यहां पर याद रखना कि जो एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक का उपयोग जो है वो किसको मारने में करते हैं, तो आप लोग याद रखना इसका उपयोग किसको किल्स करने में करते हैं, तो इसका उपयोग जो मारने में करते हैं वो है, तो जीवाणु को मारने में आप लोग देखोगे फर्स्ट एंटीबायोटिक का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हम लोगों ने यहां पर देखा। उसके बाद में अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि जो पहली एंटीबायोटिक वो फंगस से बनी, फंगस का नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, और ये जो है ये बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई जो है बनाई गई। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगली जो बीमारी है वो है रिंगवॉर्म, जिसको हम लोग दांत दरात खुजली भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग दांत भी बोलते हैं, खुजली भी इसको हम लोग बोलते हैं। और अगर आप लोग देखो, इसको इंग्लिश में हम लोग रिंग वॉर्म, हिंदी में भी रिंग वॉर्म के नाम से ही जानते हैं। बाल्डनेस, जिसे हम लोग हिंदी में गंजापन कहते हैं, ये भी फंगस से होता है। अब आप लोग यहां पर देखोगे कि सर रिंग वॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसके अगर आपसे पूछा रहा है कि भाई फंगस का नाम क्या है, तो इसके फंगस तीन तीन है। एक तो आप लोग देखोगे ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन हिंदी में भी इसको हम लोग यही बोलेंगे। ट्राइकोफाइटन। उसके बाद में अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो माइकोफाइटन, और उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो वो होगा डर्मेटोफाइटन। डर्मेटोफाइटन। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो है तीन आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ये तीन तीन फंगस है, तीनों फंगस है, ट्राइकोफाइटन, माइकोफाइटन, डर्मेटोफाइटन, तीनों ये फंगस है। और इन तीनों फंगस के कारण जो आप लोग देखोगे ना, इन तीनों फंगस के कारण जो बीमारी होती है वो होती है दाग दराग खुजली। तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से रिंग बन जाता है, और फिर इसके अंदर ईचिंग वाली प्रॉब्लम आती है, जो ईचिंग आती है। अब एक बात याद रखना, स्किन संबंधित कोई भी बीमारी हो, ये फंगस जो है ना आ तो जाता है, लेकिन ये फंगस जाता बहुत धीरे है। मतलब इसका ट्रीटमेंट जो है ना बहुत स्लो है। अगर आप लोग देखोगे कि फंगस आता तो है, बहुत स्पीड से आ जाता है, लेकिन ये जो इसका सॉल्यूशन है ना वो बहुत धीमा है। डॉक्टर अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस फंगस को कील कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, लेकिन ये बहुत स्लो अगर आप लोग देखोगे ना बॉडी से क्या करता है, जाता है, क्योंकि नमी में ये रहता है। और नमी आप लोग देखोगे हमारे पूरे शरीर में नमी तो है ही है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो आप लोग देखोगे 65% जो है वो किससे बनी है, पानी से मिलकर बनी है। तो 65% हमारी बॉडी जो है पानी से मिलकर बनी है।
तो ये जो है ना, ये आप लोग देखोगे कि नमी में इस तरीके से इसको पूरा की पूरा करता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखना। हाँ, अब आप लोग यहाँ पर देखो कि सर अगर बात करें बाल्डनेस की, कि जो बाल्डनेस है ये किसके कारण होता है, इसके फंगस का नाम क्या है? तो बाल्डनेस के फंगस का अगर नाम पूछा है तो इसके फंगस का नाम आप लोग याद रखना, टेनिया कैपिटिस। टेनिया कैपिटिस हिंदी में भी हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी में भी हम लोग यही बोलेंगे, टेनिया, टेनिया कैपिटिस आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। तो टेनिया कैपिटिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब आप लोग एक बात याद रखना कि डेंड्रफ पर भी आएंगे, डेंड्रफ जो है ना, डेंड्रफ पर भी आएंगे हम लोग। ये डेंड्रफ का जो फंगस है इसका नाम भी सेम ही है। डेंड्रफ को हम लोग रूसी भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूसी के नाम से भी जानते हैं। और इसके फंगस का नाम भी यही है। इसके फंगस का नाम अगर आप लोग देखोगे तो इसके फंगस का नाम है टेनिया कैपिटिस। टेनिया कैपिटिस, टेनिया कैपिटिस के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना, तो मैं आपको यहां पर बताऊं, देखो रिंग वॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग सारे के सारे यहां पर ध्यान देना। देखो अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं कि जो रिंग वॉर्म है उसमें तीनों नाम याद रखना, लेकिन ज्यादा जो होती है मैक्सिमम वो किससे होती है, वो आप लोग यहां पर याद रखना। ये वाला फंगस जो है सबसे ज्यादा जो है वो परेशान करता है, मैक्सिमम। जो रिंग वॉर्म होता है ना, उस रिंग वॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिंग वॉर्म है, दांत दराज जो खुजली है, इसमें जो फंगस है वो कौन सा है, तो डर्मेटोफाइटन आप लोग याद रखना। ये डर्मेटोफाइटन सबसे ज्यादा, यही वैसे होता तो ट्राइको भी है, माइको भी है, लेकिन सबसे ज्यादा डर्मेटोफाइटन के कारण ही रिंग वॉर्म की समस्या हमें देखने को मिलती है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो है कि आप लोग देखो बाल्डनेस की अगर हम लोग बात करें तो बाल्डनेस जो है वो गंजापन अगर आप लोग देखोगे वो भी किसके कारण होता है, तो बालों में अगर आप लोग देखो कि एक ऐसा जो है फंगस आ जाए जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सर टेनिया कैपिटिस। डेंड्रफ का नाम भी मैंने आपको बताया, टेनिया कैपिटिस। तो डेंड्रफ हो या बाल्डनेस, गंजापन हो, ये दोनों अगर आप लोग देखोगे सेम है, टेनिया कैपिटिस है। लेकिन एक बात याद रखना, जो बाल्डनेस की समस्या है, गंजेपन की समस्या, वो केवल एक नहीं है कि केवल एक समस्या हो जिससे व्यक्ति जो है वो गंजा हो जाए, जिससे व्यक्ति जो है बाल्ड हो जाए। तो केवल एक समस्या से नहीं होता व्यक्ति बाल्ड। आप यहां पर एक बात, सारे मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बाल्डनेस की समस्या है, जो गंजेपन की समस्या है, अगर इसकी बात करें ना हम लोग, तो आप सारे लोग इस बात को ध्यान देना, जो जो बाल्डनेस की समस्या है, एक तो जेनेटिक होती है कि अगर आपके पिताजी के बाल नहीं हैं तो हो सकता है आपके बाल भी ना हो। अगर पिताजी के बाल नहीं है तो हो सकता है आपके बाल भी क्या हो, ना हो, आपके भी एक एज के बाद में धीरे धीरे क्या कर जाए, झड़ जाए। दूसरा आप लोग यहाँ पर एक और बात समझना, एक और बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक तो ये मैंने कारण बता दिया, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हम लोगों ने पढ़े हैं, B1 से लगाकर B12 हम लोगों ने पढ़े, इनमें हमने देखा है कि जो बी कॉम्प्लेक्स की अगर कमी हो जाए तो भी बाल झड़ जाएंगे। फिर डेंड्रफ हो गया तो भी बाल झड़ जाएंगे। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि भाई झड़ने का कारण क्या है, जेनेटिक है, या फिर आप लोग देखो कि भाई डेंड्रफ के कारण हो रहा है, या फिर वो आपको ये देखने की कोशिश करेगा कि भाई कोई जो डेंड्रफ है, डर्मेटोफाइटन ये तो नहीं है, या फिर आप लोग देखो कि सॉरी जो है कि टेनिया कैपिटिस तो नहीं है बाल्डनेस में, और इसमें टेनिया कैपिटिस तो नहीं है, वो है, तो उसको देखने की कोशिश करेगा। उसके बाद में न्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं हो गई, किसी चीज की कमी तो नहीं है बॉडी में जिसके कारण बाल झड़ रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करता है। फिर डायग्नोस करने के बाद में ट्रीटमेंट करता है बालों के लिए। तो ये आप लोग याद रखना। डेंड्रफ खत्म कैसे करें, इसके लिए आप डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर जो है वो अलग अलग आप लोगों को बताते हैं। जो आप लोग देखोगे ऐसे शैम्पू वगैरह होते हैं जो डेंड्रफ को किल करते हैं, वो शैम्पू आपको बताते हैं। टेबलेट खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो डेंड्रफ है वो एक्सटर्नल तो है, दिखता है हमें, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो इंटरनल होती है, ब्लड में होती है। तो फिर डॉक्टर वो दवाइयाँ अलग अलग हमें, क्रीम्स वगैरह आप लोग देखोगे देते हैं, या शैम्पू वगैरह देते हैं। तो फिर उससे आप लोग देखोगे कि सॉल्व होता है। अभी डेंड्रफ भी वो जो देखते हैं कि भाई कितना है, क्या है, कम है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो दवाइयां हमें बताते हैं। तो उससे आप लोग देखोगे कि पूरा आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात तुम लोग याद रखना, वैसे बाल झड़ने की समस्या जो है ना, वो आप लोग देखोगे कि बाल झड़ने की समस्या एक कॉमन समस्या है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक दिन में आपके 100 बाल भी झड़ रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल है। एक दिन में अगर 100 तक आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। इस बात को आप लोग याद रखना, एक दिन में 100 तक अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि हम जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर आपको जो है भैया जो है रिंग वॉर्म बता दिया, आपको यहाँ पर बाल्डनेस की जो समस्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई बाल्डनेस की समस्या जो है वो किसके कारण होगी।
अब हम लोग आते हैं आगे और आते हैं एथलीट फूड पर। देखो भाई, अगर बात करें एथलीट फूड की, इसको हिंदी में भी हम लोग एथलीट फूड ही बोलते हैं। इस एथलीट फूड में आप लोग देखो क्या होता है, इसके आपसे जो है भाई फंगस का नाम पूछा जाए कि एथलीट फूड का जो फंगस है उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो उसका नाम भी आप लोग याद रखना है। इसका नाम होगा टेनिया जो है भैया पेडिस, टेनिया पेडिस। टेनिया पेडिस, तो आप लोग याद रखना है इसका नाम क्या है, टेनिया पेडिस। और ये पैर में अगर आप लोग देखोगे तो पैर में इस तरीके से जो आप लोग देखोगे कि इस तरीके से उंगलियों के बीच में, जो उंगलियों के बीच में इस तरीके से हल्के हल्के स्पॉट पड़ जाते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग की समस्या आती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ईचिंग की समस्या आती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ, स्ट्रेस से भी, बिल्कुल रिंकू सही कह रहे हैं, स्ट्रेस से भी बाल जो है वो झड़ते हैं, ठीक है। देखो मेडिसिन मैं नहीं बता सकता, मेडिसिन आपको डॉक्टर ही बताएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना, डॉक्टर जब तक आपको देखेगा नहीं, जानेगा नहीं कि भाई क्या समस्या है, क्या इसका समाधान है, तब तक जो है वो आप लोग देखोगे कि आपको जो है कि एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर एक प्रॉपर आपको क्या बताता है, सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप लोग देखो, हम एक बीमारी पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्थमा, इसको दमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थमा कहें, इसको दमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, हिंदी में भी इसको अस्थमा बोलते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखो कि अस्थमा जो है वो किससे होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोग देखोगे कि अस्थमा हमें देखने को मिलता है। तो अस्थमा अगर आपको मैं बताऊं ना, तो अस्थमा देखो कितनी चीजों से होगा। सबसे पहले तो अस्थमा होता है फंगस से, फंगस से हो गया। हिंदी में हमने कहा कवक से, तो एक तो कवक हो गया। दूसरा आप लोग देखोगे पॉल्यूशन, प्रदूषण से होता है। तीसरा अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो एलर्जी, एलर्जी से भी होता है, एलर्जी से भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश की है कि केवल जो दमा बीमारी है वो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो दमा जो बीमारी है ना, लिगामेंट हड्डियों में पढ़ेंगे, नवीन लिगामेंट के बारे में अपन हड्डियों हड्डियों में आएंगे ना जब अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिगामेंट के बारे में हड्डियों में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, ट्राइकोफाइटन से नहीं, एथलीट फूड केवल आप लोग देखोगे ना किससे होता है, तो मैंने आप लोगों को बोला कि जो ये होता है ये आप लोग देखोगे कि ये जो है टेनिया पेडिस से ही आपको देखने को मिलेगा। अब अस्थमा अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ ना, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज समझना, अस्थमा में होता क्या है। अस्थमा में ये जो हमारा जो है एयर पाइप है, जो हमारा एयर पाइप है, हिंदी में कहेंगे श्वास नली। तो जो हमारा एयर पाइप है, जो हमारी श्वास नली है, अगर इस श्वास नली की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, एयर पाइप या हमारे श्वास नली की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये फंगस जो है जाकर जम जाता है। पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन में भी आप लोग देखोगे कि इसके अंदर जो है पॉल्यूशन जो है यहाँ पर जो है जमा हो जाता है। एलर्जी से भी होता है ये। अब आप लोग देखोगे कि इसके अंदर क्या होता है, एलर्जी में भी इसकी झिल्ली का आकार बढ़ जाता है और ये फंगस जो है इस पाइप में जमा हो जाता है। अब जब ये जमा हो जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और आप लोग यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूं, इसके अंदर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो इसके अंदर जो है कि सर यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन प्रॉपर जो है फेफड़े तक नहीं जाती। जैसे आपने सांस ली, क्योंकि आइट साइड झिल्ली बन गई तो सांस नहीं, ऑक्सीजन नहीं जा पाती। तो ऑक्सीजन जब नहीं जा पाती है तो फिर इसका एक सॉल्यूशन दिया जाता है, और सॉल्यूशन में पंप दिया जाता है। सॉल्यूशन में आप लोग देखोगे एक पंप दिया जाता है जिसको हम फुसफुस भी बोलते हैं। और ये जो पंप है, इस पंप की अगर हम लोग बात करें तो इस पंप में आप लोग याद रखना, इस पंप में सारे लोग यहां पर ध्यान देना, इस पंप में अगर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं ना, तो इस पंप में 95% तो होती है ऑक्सीजन और 5% इसके अंदर होती है हीलियम। अब बताओ हीलियम क्यों मिलाते हैं इसके अंदर। भाई ये जो पंप है इसके अंदर आप लोग देखोगे 95% ऑक्सीजन है और 5% इसके अंदर क्या है, हीलियम। तो ये पंप दिया जाता है, फिर ये पंप जो है ये लेते हैं, इसके अंदर दवाई भी होती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन ऑक्सीजन वाला पंप भी होता है जिससे आप लोग देखो कि बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या कर जाए, सर्कुलेट कर जाए। और जब ऑक्सीजन प्रॉपर चले जाएगी तो व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सारी चीजें बढ़िया होगी।
अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछने की कोशिश करूं, तो आप लोग सारे यहाँ पर ध्यान देना, सारे के सारे यहाँ पर ध्यान देना, 5% इसमें हीलियम क्यों मिलाई जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 5% इसमें हीलियम क्यों मिलाई जाती है। देखो भाई, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो आप सारे लोग यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर 5% इसमें हीलियम क्यों मिलाई जाती है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें 5% हीलियम क्यों मिलाई जाती है। देखो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ ना, तो आप सारे लोग ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का काम अगर आप लोग देखोगे, तो ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाने वाली गैस है। आग को क्या करने वाली? बढ़ाने वाली, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम आग नहीं लगा सकते। आग अगर हमें लगाना है तो आग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है ना, वो गैस कौन सी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से ही आप लोग देखो कि आग लगती है। अब इसके अंदर जब इस सिलेंडर में अगर हीलियम मिला दी, तो हीलियम मिलाने से आप लोग देखो, हीलियम एक अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती। और जब ऑक्सीजन में हीलियम को मिक्स कर देते हैं तो फिर ऑक्सीजन जो है उसमें आग नहीं लगती। वरना क्या हो कि भाई मान लो कहीं पर आग हो, कहीं पर राइट साइड टेम्परेचर हो और ऑक्सीजन जो है वो जला दे, तो वहां पर आग लग सकती है। ऐसे ही जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के जो सिलेंडर होते हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर बड़े बड़े होते हैं जिनमें ऑक्सीजन होती है, इन ऑक्सीजन के सिलेंडर की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात कराने की कोशिश करूँ ना, तो इन ऑक्सीजन के सिलेंडर में भी आप लोग देखना कि इसके अंदर भी 95% ऑक्सीजन, 5% हीलियम होती। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि सोचो, अगर हॉस्पिटल में कोई ऐसी घटना घट जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन कोई ऐसी घटना घट जाए कि हॉस्पिटल में आग लग जाए, और अगर हॉस्पिटल में आग लग जाती है, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जो सिलेंडर हैं, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है, ये आग को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये आग को क्या कर देंगे? ये आग को आप लोग देखो बढ़ा देंगे। और जब ये आग को बढ़ा देंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज ये देखेंगे कि जब ये आग को बढ़ा देंगे, तो इसी कारण से ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला देते हैं, और हीलियम जब मिला देंगे तो वो नॉन रिएक्टिव हो जाएगी। अब अगर मान लो हॉस्पिटल में आग लगी भी और सिलेंडर वाली जगह पे आग लगी और सिलेंडर खुल भी गए, ऑक्सीजन सारी निकल भी रही है, तो भी आग बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हीलियम उसके साथ मिली, वो नॉन रिएक्टिव है और वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला बिल्कुल नोबल गैस है, ऐसी गैसें होती है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की। और आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो है, ये फंगस से भी हो सकता है, प्रदूषण से भी हो सकता है, एलर्जी से भी हो सकता है, इतनी सारी चीज़ों से आप लोग देखोगे ये हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर जो है, अब जो डिस्कशन करेंगे वो अब हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर अभी जो बीमारियां पढ़ी वो वायरस से पढ़ ली, उसके बाद में जो है बैक्टीरिया से पढ़ ली, फंगस से पढ़ ली। अब हम किससे पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोटोजोआ होता कहाँ पर है। देखो, प्रोटोजोआ जो है ना, जैसे अगर मैं आपको मलेरिया का एक प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दूँ कि जो मलेरिया है उसका जो प्रोटोजोआ है वो कहाँ होता है, वो अगर आप लोग देखोगे घर के बाहर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, हमारे घर के बाहर जो हमारी नालियाँ होती है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसमें अगर आप देखना कभी पानी इकट्ठा हो जाता है, वो पानी की लेयर एक सफ़ेद कलर की जम जाती है, और जब वो सफ़ेद कलर की पानी की लेयर जमती है ना, उसी को हम प्रोटोजोआ कहते हैं, उसी को हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ है ना, इस पर आकर अगर आप लोग देखोगे कि सर जो मच्छर है एनाफिलीज, वो आकर बैठता है, और जब वो आकर बैठता है तो आप लोग देखो उस प्रोटोजोआ को खाता है। प्रोटोजोआ को जैसे ही खाता है तो आप लोग देखोगे कि फिर प्रोटोजोआ जो उसके शरीर में जाता है व्यक्ति के, और शरीर में जैसे ही गया, वो मच्छर ने काटा, पहले तो मच्छर ने काटा तो उसके शरीर में गया, अब मच्छर ने हमको काट लिया तो आप लोग देखो हमारे शरीर में आ गया। मतलब वो प्रोटोजोआ पहले तो देखो कहाँ पड़ा है? पानी के ऊपर एक लेयर पर। उसको खाया किसने? उसको खाया, उसको काटा किसने? मच्छर ने। मच्छर ने खाया, मच्छर ने आकर हमको काटा हमारे शरीर के अंदर, तो वो हमारे शरीर के अंदर आ गया और हमें क्या हो गया? मलेरिया हो गया। तो अब हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाली सारी बीमारियां पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग यहीं तक रखेंगे, और आप लोग देखो कि भाई यहाँ पर अब आप लोगों को मैं जो है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे कि सर लिप्रेसी हमने आज की क्लास में पढ़ा, पर्टुसिस पढ़ेंगे अपन, पर्टुसिस पढ़ लेंगे आकाश, टेंशन मत लो। जब टीके मैं आपको पढ़ाऊंगा तो टीके, जब मैं आपको एक क्लास में टीके पढ़ाऊंगा तो उसमें पर्टुसिस काली खांसी का जब टीका बताऊंगा तो वहां पर अपन उसको कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखो बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया कि कुष्ठ रोग, लिप्रेसी के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी कि कैसे स्किन को प्रभावित करती है।
डिप्थीरिया कैसे गले को प्रभावित करता है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको डिप्थीरिया के बाद में ये बताया कि गोनेरा जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन को इफेक्ट करता है। फंगस मैंने आपको बताया नमी में उगता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। उसके बाद हमने रिंगवर्म देखा, बाल्डनेस देखा, डेंड्रफ देखा, एथलीट फूड देखा और अस्थमा देखा। तो आज जो हमारा सेशन है इसको यहीं तक रखते हैं। जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।